आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मंच पर विराजमान और विशिष्ट अतिथिगण, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे ब्लॉक में, जहां आप यात्रा करने के लिए आए हैं, एक्सपोजर विजिट। तो आप जो है अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण माने, बहुत अपने आप को धन्य माने कि आपको चुना गया है आपके ब्लॉक में से यहाँ यात्रा के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। लाखों बच्चों में से कुछ बच्चों को चुना गया है यात्रा के लिए, तो उनमें कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। सुबह से यहाँ वार्ताएं हो रही होंगी, निश्चित रूप से वो सारी वार्ताएं आपके लिए बहुत उपयोगी। मैं तो अपनी बात की शुरुआत बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कैरियर के संबंध में सुन लिए होंगे कि कहां कैसे आदमी को आगे जाना चाहिए। मैं तो आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा कि जो कार है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, इनमें ब्रेक क्यों लगाए जाते हैं? बताइए, आप बताओ, आगे की पंक्ति में बैठे आप बताइए, ब्रेक क्यों लगाए जाते हैं? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। ब्रेक क्यों होते हैं, उनका कारण क्या है? बता दो, वैसे बता दो, आप बताओ बताओ। सड़क पे चलते हुए क्या? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, सड़क पर चलते हुए दुर्घटना ना हो, और कोई कारण हो सकता है? और कोई बताएगा क्या? बच्चा बताइए। हर चीज में ब्रेक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, हर चीज में ब्रेक होना चाहिए। और कोई बताना चाहे? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। कार में, स्कूटर में, साइकिल में ब्रेक इसलिए होते हैं कि आदमी गाड़ी तेजी से चला सके। अगर मान लीजिए मैं जिस कार में आता हूं या मोटरसाइकिल में आता हूं, उसमें अगर ब्रेक नहीं हो तो फिर तो मैं उसे बहुत धीरे चलाऊंगा। मुझे पता है कि उसमें ब्रेक लगे हुए हैं, इसीलिए मैं उस कार को खूब तेज चलाता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब भी रास्ते में मुझे कोई लगेगा कोई आ रहा है तो मैं ब्रेक लगा सकता हूं। तो ये आदमी की सोच है। ये आपके जो टीचर हैं और आपके माँ बाप हैं, वो एक ब्रेक का काम करते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, बार बार आपके टीचर कहते हैं, आपके माँ बाप कहते हैं, तो वो आपके जीवन में ब्रेक लगाते हैं जिससे आपकी प्रगति हो। बच्चे जो है बहुत बुरा मानते हैं कि भाई हमको रोका जाता है, टोका जाता है, हम बड़े हो गए। नहीं, ये ब्रेक जो होते हैं ना, माँ बाप के, शिक्षकों के, पेरेंट्स के, गुरुजनों के, ये ब्रेक जो है इसलिए होते हैं कि आप अपने जीवन में ऑलराउंड प्रोग्रेस कर सकें, सर्वतोमुखी विकास कर सकें आप। तो हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, इतने सारे बच्चे आप बैठे हो, कि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने गुरुजनों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। वो जो बताएं वो काम आपको करना चाहिए। अगर आप उद्दंड बनेंगे, अगर आप जो है किसी की बात नहीं मानेंगे, तो जीवन में कैरियर तो बहुत दूर की बात है, आप अपने जीवन में ही सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आदमी जो है अपने गुरुजनों का सम्मान करे, अपने जो है पेरेंट्स की बातों को माने, तभी वो आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं,
मैं जो है जब प्रिंसिपल था तो बच्चों से रोज बात करता था प्रार्थना में। तो मैं उनसे ये कहता था कि जो है, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई जो है ज्ञान के लिए होती है, पढ़ाई जो है पढ़ने से व्यक्तित्व का विकास होता है, शरीर का मानसिक विकास होता है, बुद्धि बढ़ती है, बौद्धिक क्षमताओं के लिए जरूरी नहीं। आजकल अगर आप चाहते हैं कि आप एसी कार में घूमें, अगर आप चाहते हैं कि आप एसी कमरे में सोएं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको सारी सुख सुविधाएं मिले, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको जीवन के सारे भौतिक सुख मिले, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, समय नष्ट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक पिताजी अपने बच्चे को समझा रहे थे, आपको भी समझाते हैं ना कई बार, कि बेटा असंभव शब्द तो मूर्खों के शब्दकोश में होता है। इम्पॉसिबल वर्ड फाइंड्स इन फुलिशेस्ट डिक्शनरी। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। और फिर समझाते हैं कि कैसे, कि इम्पॉसिबल में भी उसकी स्पेलिंग है, वो कहती है आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, तभी तो इम्पॉसिबल बनता है। तो एक पिताजी अपने बच्चे को खूब समझा रहे थे कि बेटा इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप मन से ठान लें तो। बच्चा भी आप जैसा था, बड़ा होशियार। वो बाथरूम में गया, उसने एक टूथपेस्ट लिया और टूथपेस्ट पूरा बाहर निकाल दिया और पिताजी से बोला कि पापा, अगर इस दुनिया में सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, तो इस सारे पेस्ट को आप इसमें दोबारा अंदर डाल के बताइए। अब पिताजी भी कर दी, लेकिन इससे एक शिक्षा तो मिलती है कि जो टाइम आपके हाथ से निकल गया, वो टाइम कभी लौट के नहीं आता। बच्चे कक्षा में समय बर्बाद करते हैं, इधर उधर बहस में, बातचीत में समय बर्बाद करते हैं। आज समय आप बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि समय आपको बर्बाद कर देगा। तो मैं अपने प्रेयर सेशन में अपने बच्चों से, जो स्टूडेंट थे, उनसे ये कहता था कि अपने समय को नष्ट नहीं करें। अनावश्यक कामों में अगर आप समय निकालेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। और मैं अपने जीवन में देखते हैं कि जैसे मैं जब पढ़ता था तो 2 बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, बहुत सारे पढ़ते थे, पर मैं 2 का उदाहरण आपको दे रहा हूं और अक्सर देता हूं मैं। हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे, मोबाइल नहीं थे, मनोरंजन के 2 ही 3 साधन थे, फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना, इधर उधर घूमना। तो मेरी क्लास में 2 बच्चे पढ़ते थे, 9 से 12 की क्लास जीवन की। सब वो 4 साल मेरे साथ पढ़े, दोनों बच्चे। एक बच्चा ऐसा था कि वो आराम से दिन भर क्रिकेट खेलता था। भरतपुर में गांधी पार्क होता है, उसमें खेलते थे बच्चे, खूब क्रिकेट खेलता था वो। फिल्म टॉकीज थी, फिल्में देखता था, पूरे दिन खूब खेलता था, साल भर पढ़ के पास हो जाता था, 3rd डिवीजन, कभी ग्रेस, कभी सप्लीमेंट्री। और दूसरा बच्चा ऐसा था कि वो हमेशा पढ़ता रहता था, हमेशा गुरुजनों की बातों को सुनता था, होमवर्क करता था। जैसे कहते हैं ना, मेहनत करना। मेहनत करने के लिए कोई खेत थोड़ी खोदना है, बच्चों की मेहनत तो वही होती है, होमवर्क करना, लिखते रहना, पढ़ते रहना, खूब मेहनत करता था वो। और दूसरा बच्चा घूमता था आराम से। 4 साल तक मैं उनको देखता रहा, मन में हम भी सोचते थे कि देखिए कितना अच्छा बच्चा है, आराम से दिन भर क्रिकेट खेलता है, खूब पिक्चरें देखता है, पास हो जाता है, इसके जीवन में तो मौज ही मौज है। और 4 साल हमने उसको देखा, लेकिन पिछले 40 साल से हम अब ये देख रहे हैं कि वो बच्चा जो पहले मौज करता था, आज सुबह 6 बजे उठता है, ढकेल सब्जी की लगाता है, पूरे दिन मार्केट में घूमता है, और शाम को उसके पास पता नहीं कितने पैसे इकट्ठे होते हैं, उसका परिवार भी है, पता नहीं कैसे अपना जीवन चलाता है। और जो दूसरा बच्चा दिन भर पढ़ता रहता था 4 साल स्कूल, उसमें वो लेक्चरर है, एसी कार से आता है, जवाहर नगर में रहता है, लेकिन फिर भी एसी कार से आता है, घर में जाके एसी कमरे में सोता है,
40 साल से मौज कर रहा है। उदाहरण आपके सामने स्पष्ट है कि 9 से 12 तक की क्लास में जिसने 4 साल तपस्या कर ली, वो 40 साल एक शानदार जीवन बिताता है। और अगर जिसने 9 से 12 तक टाइम बर्बाद कर लिया, वो 40 साल तक दुखी रहेगा। क्यों रहेगा? कि उसके पास कुछ होगा नहीं। 9 से 12 तक की जो क्लास होती है वो जीवन को निर्धारित करने वाली क्लास होती है। हालांकि मेरी तो नौकरी मोबाइल से चल रही है, हमारे साथियों की नौकरी चल रही है, लेकिन 9 से 12 तक के बच्चे अगर इस मोबाइल के जाल में फंस गए तो वो अपना जीवन नहीं बना सकते। ये कहने की बात है कि साहब इससे ज्ञान भी मिलता है, इसमें उपयोगी बातें भी होती हैं, ये भी होता है, वो भी होता है। नो, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, अपने आसपास भी रहते हैं, कुछ परिचित भी हैं, जो अच्छी नौकरियों में हैं और अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर का तो सोशल मीडिया में कोई अकाउंट ही नहीं है। फेसबुक तो अकाउंट है ही नहीं, ट्विटर जानते नहीं, वो इंस्टाग्राम क्या होता है कभी खोला नहीं, कभी व्हाट्सएप भी नहीं चलाते वो। कभी कभार अगर जैसे उनको होली दिवाली मुझे बात करनी हो तो फोन करके कहते हैं, पूछते हैं उनसे कि साहब मैंने तो अभी व्हाट्सएप अपना शुरू ही नहीं किया। असंभव लगता है पर है। आप कभी देखिए कि जिला कलेक्टर की परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा, एसडीएम बनते हैं आरएएस की परीक्षा से। कक्षा 10 और 12 में जो बच्चे टॉप करते हैं उनकी कहानियों को पढ़िए। कहानी का मतलब इंटरव्यू। जब कोई जिला कलेक्टर का सबसे हाईएस्ट जिसके नंबर होते हैं उसका इंटरव्यू लिया जाता है, कोई आरएएस बन जाता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है। एक बात कॉमन मिलेगी आपको 100 में से 99 में, अपने इंटरव्यू में वो एक बात जरूर कहते हैं कि साहब हमारा सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया पर। और जिनका सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है वही बच्चे टॉप करते हैं, चाहे वो 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे जीवन की कोई परीक्षा दे रहे हो। तो मैं और यहाँ के प्रिंसिपल साहब मोबाइल नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारी तो नौकरी मोबाइल से चल रही है, लेकिन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि फेसबुक वगैरह हम भी देखते हैं, कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। तो आज की तारीख में अगर 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये मोबाइल है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तब तो आप अपने जीवन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आपका जीवन निरर्थक है। अब वो जो मैंने आपको 2 बच्चों के उदाहरण दिए, एक बच्चा लेक्चरर है, सुबह शाम, ये नहीं कि झाड़ के अलग चले गए, कुछ नहीं। और टीचर पढ़ाता भी इसलिए नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ें। जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है तो वो ये मान के चलता है, कोई मंच से भाषण देके ये नहीं समझता कि सारे बच्चे सुन रहे हैं और अमल भी करेंगे, नहीं। पर हां, उनमें से कोई एक बच्चा भी उन बातों पे अमल कर लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। विद्यार्थी के लिए जरूरी है कि जहां भी जाए वो ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर आप बातों को लिखेंगे तब तो आप आगे बढ़ेंगे, वरना अगर आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो आप क्या, इंटरव्यू अगर होगा आपका मान लीजिए किसी बड़े पद के लिए, और आजकल तो प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं उनमें भी बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं, तो उनमें कई बार ग्रुप सेशन होता है। जिस बच्चे को कोई नॉलेज ही नहीं है तो वो ना तो बोल सकता है, ना समझ सकता है, ना कुछ कह सकता है। तो अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबों का सहारा लीजिए। कहना नहीं चाहिए, लोग समझेंगे अपनी तारीफ अपने आप कर रहा है आदमी। मुझे तो अब खूब व्यस्त रहता हूं मैं, लेकिन जब भी टाइम मिलता है, वो खासकर शनिवार और इतवार को अगर छुट्टी मिलती है, तो जो मेरे पास किताबें हैं उनमें से कोई ना कोई एक किताब पढ़ता हूं। अब ये अलग विषय है कि मैं कोर्स की किताब नहीं पढ़ता, मैं कोई इतर विषय की किताब पढ़ता हूं ज्ञान बढ़ाने के लिए। अगर आप ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे
तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सपोजर विजिट में आए तो मनोरंजन उद्देश्य। हमारे जो ऋषि मुनि है वो तो कहते हैं कि एक विद्यार्थी में 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। संस्कृत का एक श्लोक है, आपने सुना होगा, काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थिना पंच लक्षणम। These are the 5 qualities required from a brilliant student. अगर कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो उसमें 5 चीजें होनी चाहिए। काक चेष्टा, आपने देखा है कि कौवा जो है हमेशा बहुत चतुर जानवर, वो पक्षी माना जाता है। पेड़ पे बैठा है, कहीं भी अगर उससे कोई दाना दिख जाएगा, रोटी का टुकड़ा, तो वो वहां से भागेगा और तुरंत उसको पकड़ लेगा, टुकड़े को लेके भाग जाएगा। विद्यार्थी को भी ऐसा ही सतर्क रहना चाहिए, काक चेष्टा, एक्टिव लाइक अ क्रो। हमेशा सतर्क रहना चाहिए, कहां कुछ अच्छी बात आई नोट कर ली, क्योंकि आपकी सीखने की उम्र है। काक चेष्टा, एक अच्छा विद्यार्थी, एक श्रेष्ठ विद्यार्थी वो है जो कौवे की तरह हमेशा एक्टिव रहता है। चेष्टा का मतलब हमेशा सजग रहता है। बको ध्यानम, आपने देखा है कि सरोवर में बगुला बैठा रहता है, बिल्कुल ऐसे बैठा रहता है जैसे सो रहा है, लेकिन जैसे ही मछली आती है उसे तुरंत पकड़ लेता है। उसकी एकाग्रता गजब की होती है। विद्यार्थी की एकाग्रता भी ऐसी होनी चाहिए। आपने एक कहानी सुनी होगी, कहानी नहीं घटना, हमारे इतिहास के एक कवि हुए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखी है। उनका एक फोड़े का ऑपरेशन हुआ, फोड़ा होता है, पैर में फोड़ा हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, आपके दर्द होगा और आपको बेहोश करना पड़ेगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि आप मुझे बेहोश मत करिए, मैंने जो किताब लिखी है गीतांजलि, उसको मैं पढ़ना शुरू कर दूं, 10 मिनट बाद आप मेरे पैर को भले काट देना, मुझे पता भी नहीं चलेगा। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि अभी की घटना है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर कोई भगवान नहीं थे जो बहुत पहले हुए हो, अभी की घटना है। तो उन्होंने गीतांजलि पढ़ना शुरू की, डॉक्टर ने उनका फोड़ा का ऑपरेशन किया, काटा, खून निकला, मवाद निकला, दर्द हुआ। और लोग होते थे वो चिल्लाते थे, कराते थे ऑपरेशन में, और रविन्द्रनाथ टैगोर किताब पढ़ते रहे, आराम से ऑपरेशन हो गया। ये इसे कहते हैं कंसंट्रेशन, एकाग्रता। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए। अर्जुन से पूछा, जो आपने कई बार पढ़ी होगी कहानी, कि साहब क्या दिख रहा है, कि मुझे केवल मछली की आंख दिख रही है। तो अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए अपने आप को। बको ध्यानम, श्वान निद्रा, ज्यादा नहीं सोना चाहिए एक अच्छे विद्यार्थी को। Early to bed and early to rise, that's a way to be happy, healthy in the life. जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए अच्छे विद्यार्थी को। जो बच्चा जल्दी उठता है वो औरों से आगे निकल जाता है। विद्यार्थी जीवन में हम कई बच्चे ऐसे थे कि जिनको ये सिखाया गया था कि भाई 3:30 बजे उठना है आपको, और 3:30 बजे से लेके आप भले 8 बजे तक पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत है। फिर ऐसा नहीं है कि पेपर में जा रहे हैं और अंत में हाथ में पासबुक ले रखी है, एग्जामिनेशन का जो कमरा है उसमें घुस रहे हैं, उससे पहले एक प्रश्न याद कर रहे हैं। कितनी बुरी स्थिति है। एग्जाम जिस दिन हो उससे तो एक दिन पहले किताब देखनी नहीं चाहिए, अच्छा विद्यार्थी है तो श्वान निद्रा, कम नींद लेनी चाहिए और सजग नींद लेनी चाहिए। अल्पाहारी, लेस ईटर, कम खाने वाला होना चाहिए। ज्यादा खाओगे ज्यादा नींद आएगी। कम खाना चाहिए। कम खाना स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए भी लाभदायक है और मन के लिए भी। अल्पाहारी, गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब यह नहीं है कि घर को छोड़ना है। गृह त्यागी का मतलब यह है कि हमको घर की जो फिजूल की चीजें हैं उनमें ज्यादा एंगेज नहीं होना चाहिए। बैठे घंटों बातचीत में लगे हुए, घंटों सुनने में चस्का लगा हुआ है सुनने का बातों को। नहीं, आपका काम पढ़ाई का है। छात्राणाम अध्ययनम तपः।
विद्यार्थियों को तो केवल पढ़ना है। गृह त्यागी विद्यार्थी न पंच लक्षण, ये 5 लक्षण अगर आप में हैं, इनमें से भले एक भी है तो आपका जीवन स्वर्ग बन सकता है। और अगर आप में से इनमें से 5 गुण हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन कितना बदल जाएगा। तो एक तो ये कि समय नष्ट नहीं करना चाहिए, कैरियर तो अपने आप बन जाता है। अगर आदमी पढ़ता रहे बार बार किताबों को, अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन लेता रहे, गाइडेंस लेता रहे, तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। और छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, उनमें ज्यादा हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये लाइन अगर जो कहता है ना कि साहब मैं कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा, बहुत बच्चों को मैं देखता था, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। कल से मैं तंबाकू खाना छोड़ दूंगा, वो कभी नहीं छोड़ सकता। जो होगा आज से होगा, अभी से होगा। अगर कोई आदमी कहता है कि साहब मैं कल से 3 घंटे पढ़ूंगा, आज क्यों नहीं? तो अपने काम को टालने की जो प्रवृत्ति है, वो चाहे वो आदमी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो उसको खत्म कर देती है। तो हमें सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखना है कि अपना समय अनावश्यक नष्ट नहीं करना चाहिए। किताबें पढ़ें, अपने जो कोर्स की किताबें उनको पढ़ें, उनसे अलग भी किताबें अगर मिलती हैं, अखबार मिलते हैं, वो पढ़ें। जब मैं पढ़ता था तो कक्षा 10 में जब मैं पढ़ता था तो मैं उन बच्चों में से था जिनको बोलना ही नहीं आता था, बोल ही नहीं पाता था क्लास में। तो हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने हमको सिखाया, उस समय ये टीवी वगैरह ज्यादा प्रचलित नहीं थे, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक तो अखबार पढ़िए, एक जो है उस समय ट्रांजिस्टर चलते थे, रेडियो, कि आप बीबीसी सुनिए हिंदी में, इंग्लिश में, तो आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। तो ये एक्सपोजर विजिट वगैरह जो होते हैं, उनका उद्देश्य क्या है कि आप जाएं दूसरी जगह, लोगों के विचारों को सुने और अपने जीवन में उनको अमल में लाएं। और जो मैंने आपको ब्रेक की बात कही थी, वो इसलिए कही थी कि कई बार सुनने को मिलता है कि साहब गुरुजी ने मुझको पीट दिया। अरे भाई, पीटा था आपको आपकी भलाई के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये इन लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। छोटी मोटी समस्याएं तो उनकी अपन को परवाह नहीं करनी चाहिए। अंत में ज्यादा नहीं कहूंगा, एक छोटी सी बात और सुनाऊंगा आपको। कहानियां आपको अच्छी लगती है कि एक गुरु और चेला जो है घूमने जा रहे थे, तो घूमते घूमते वो एक ऐसी आ गई क्या, जब बस्ती आ गई तो वो एक घर में गए, वहां पति पत्नी रहते थे। उन्होंने कहा कि साहब आज हम रात को यहीं रहेंगे और आप हमको यहाँ रहने के लिए जगह दे दें। तो उनका आप आराम से रहें, खाना खाएं। तो रात को खाते समय वो बात कर रहे थे कि साहब कि यहाँ आसपास कोई नहीं रहता है कि नहीं रहता, ये पीछे क्या है कि साहब ये पीछे खेत है, वो मेरा है लेकिन बंजर पड़ा हुआ है। तो जब खेत बंजर पड़ा हुआ है तो तुम अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते हो? तो उसने कहा साहब मेरे पास एक भैंस है, इससे दूध निकलता है, इससे ही हमारा जीवन चल रहा है। तो वो रात को सो गए। जब रात को 12-1 बजा तो गुरुजी ने अपने चेले को जगाया कि बेटा ऐसा कर, अब अपन को यहां से निकलना। तो उन्होंने पूछा गुरुजी इतनी रात को क्यों? कि निकलेंगे जब, उससे पहले इसकी भैंस खोलनी है अपन को, इस भैंस को लेके अपन को चलना है। अब वो शिष्य जो था वो जानता था गुरु तो बड़े ज्ञानी थे, बड़े धार्मिक संत, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। लेकिन उसने एक बार पूछा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, भैंस अपन चोरी करना अच्छी बात है क्या? उसने कहा जो आपसे कहा जा रहा है आप वो करिए, इस भैंस को खोलिए और चलो। रात को गुरु और वो चेला जो है उस भैंस को लेके चले गए। रास्ते भर वो चेला गाली देता रहा कि यार कैसा गुरु है, उपदेश देता है अच्छे अच्छे और इसके काम कितने गंदे, खोटे काम करता है, चोरी करता है। लेके चले गए। गुरुजी ने वो भैंस किसी और को दे दी। वर्षों बीत गए, 20-25 साल बाद दोबारा घूमते हुए वो उसी जगह आए। तो उन्होंने देखा कि वहां जो पहले कुटिया थी और वहां एक वही आदमी उनको मिल गया
तो उन्होंने कहा कि साहब मैं आज हमको रात में रुकना है। तो उन्होंने कहा आप रुकिए रात को, क्या दिक्कत है। तो बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई आपका घर तो बहुत बड़ा है, इतनी शानदार सुविधाएं कहाँ से लाए हो आप। कि साहब वर्षों पहले क्या था कि मेरे पास खाली एक भैंस थी, लेकिन रात को एक दो दुष्ट आए थे और वो उनमें से एक भैंस लेके चले गए। और जब भैंस चली गई तो उसके बाद क्या है कि मैंने अपनी इस बंजर धरती पे काम किया, खूब खुदाई की, खूब खुदाई की। और जब बहुत खुदाई की तो जो है यहाँ एक शानदार खेत बन गया और आज मेरी खूब सारी फसल होती रही। और अब मैंने इतना मेरी पैसा इकट्ठा हो गया है, तो कई बार तो मुझे लगता है कि वो चोरी जो हुई थी वो मेरे जीवन को बदलने के लिए हुई थी। तो गुरुजी हंस गए। उन्होंने कहा कि बेटा वो चोरी करने वाले हम ही थे। इसी प्रकार आदमियों के जीवन में जाना जाने कितनी भैंसें आपके घर में बंधी हुई हैं, छोटी मोटी समस्याएं। अगर वो भैंस के सहारे उसका साधारण जीवन चल रहा था, भैंस चली गई तो उसने मेहनत की। ऐसे ही बहुत सारी भैंसें हमारे जीवन में हैं कि आज लाइट नहीं आ रही है, आज जो है मूड खराब है, आज पढ़ने का मन नहीं है। ऐसी आदतें जो है हमको तबाह कर देती हैं। और आपको पता है बेटा कि आदतें ही आदमी को सुधारती हैं और आदतें ही आदमी का भविष्य बना देती हैं। एक बहुत अच्छी बात कही है कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है, आदमी के कर्म, व्यवहार और उसकी सोच, यही इसका भाग्य निर्धारित करते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो फिर आपको कोई ज्यादा चमत्कार की आवश्यकता नहीं। तो बहुत ज्यादा मुझे अपने विस्तार से नहीं कहना है कि भाई हम तो क्या कहते हैं वो पक्के टीचर हैं। अब टीचरों को अगर मंच मिल जाता है तो फिर रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग आनंद लीजिए, एक्सपोजर बेट में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। हमारे गुरुजन आपका खूब मार्गदर्शन देंगे। किशनलाल जोशी के हमारा जो स्टाफ है वो काफी बौद्धिक रूप से मजबूत है, वो आपको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। भाई रेवती जी को बुलाया है, बहुत अच्छे हमारे एक्सपर्ट हैं ये। इनकी बातों को आप सुने और कुछ ना कुछ अमल में लाएं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।